नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ आज है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले समारोह में दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तालकटोरा स्टेडियम में होगा समारोह का आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ आज है। तालकटोरा स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले समारोह में दिग्गज नेता शामिल होंगे। दिल्ली कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ आज है। तालकटोरा स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते आगे, एमसीडी में मारपीट के बाद बीजेपी और आपके पार्षद थाने पहुंच गए। अब 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। बीजेपी ने मेयर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी में मारपीट के बाद बीजेपी और आपके पार्षद थाने पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। शैली ओबराय ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। शैली ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी मिलने का समय मांगा है। खुद पर हमले को लेकर पुलिस आयुक्त से समय मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो 27 फरवरी को अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पे कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो आमने सामने आ गए। शैली ओबराय ने यहां पे ट्वीट भी किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि अर्जेंट अपॉइंटमेंट उन्हें चाहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। रिगार्डिंग द अटैक ऑन मी बाय बीजेपी काउंसिलर्स इन द एमसीडी हाउस, अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से वक्त मांगा है। उनका कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया बीजेपी के पार्षदों द्वारा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके से वहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो आपस में भिड़ गए, लात घूंसे चले, मारपीट हुई। ये तस्वीरें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक पार्षद को वहां पर चक्कर भी आ गए। दिल्ली के एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले और मारपीट भी हुई। इस हंगामे को लेकर हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने आप नेता आतिशी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी हैं। आतिशी जी, ये नौबत परसों भी देखी गई, केवल एक वोट जो इनवैलिड करार दे रही थी मेयर साहिबा, उसके बाद इतना हंगामा संभव था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने ही नहीं देना चाहती। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को ही नहीं तैयार। हम पहले दिन से इस हाउस में उनकी गुंडागर्दी देख रहे हैं। पहले इलीगल तरीके से उन्होंने एल्डरमैन बनाए, फिर इलीगल तरीके से उनसे वोट पड़वाने की कोशिश हुई। चुनाव को सही तरीके से और समय से करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी। बैलेट बॉक्स को उन्होंने चुराया, बैलेट बॉक्स के अंदर पानी डाला कि वोट ना ठीक से देख पाए। उसके बाद बैलेट पेपर चुरा लिए, सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए। हमारी मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस को मान लिया, एक से वोटिंग कराई, मोबाइल फोन अंदर ले जाने से मना किया। जब काउंटिंग में उन्हें लगा कि इलेक्शन हार जाएंगे तो उस काउंटिंग में मेयर पे हमला कर दिया। अगर वो मेयर के निर्णय से असहमत थे तो वो कोर्ट चले जाते। प्रोटेम मेयर के निर्णय से हम असहमत थे, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने एक फैसला दिया। अगर वो मेयर के निर्णय से असहमत थे तो उनके पास कोर्ट जाने का अधिकार था। गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, मार पिटाई से देश नहीं चलेगा। भारत एक लोकतंत्र है जो एक संविधान से चलता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार किया है। कल पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर में आएगा कि भारत की राजधानी की महिला मेयर की पिटाई हुई। उस एक वोट की क्या इतनी वैल्यू थी? अगर उसको इनवैलिड करार दे रही है मेयर, तो क्या उनकी स्टैंडिंग कमेटी के 2 मेंबर रह जाते 3 की जगह? देखिए, मैंने तो कैलकुलेशन देखा नहीं, लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी हो, चाहे कैलकुलेशन हमें जिताए चाहे कैलकुलेशन उन्हें जिताए, क्या आप गुंडागर्दी से देश को चलाओगे? क्या आप मार पिटाई से देश को चलाओगे? ये देश एक लोकतंत्र है, ये संविधान से चलता है।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और शाह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एडीजी सुरक्षा की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर में जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधेंगे। एडीजी सुरक्षा की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर में जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधेंगे अमित शाह। बापू सभागार में किसान मजदूर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तख्त श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र भी देंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जीत का मंत्र भी देंगे। श्री हरमिंदर साहिब में जाकर मत्था टेकेंगे अमित शाह। तो सिक्योरिटी अलर्ट काफी पुख्ता कर दिया गया है वहां पर। बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एडीजी सुरक्षा की ओर से ही अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण के जैन साहू उच्च विद्यालय विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे उनकी विशाल जनसभा होगी। शाम 4 बजे पटना में किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित होगा समागम। और शाम 6 बजे पटना में तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसका राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है रायपुर में और आज उसका दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन राजनीतिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा की संभावना है। चुनाव को लेकर यह महाधिवेशन कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेगी। तो महाधिवेशन के पहले दिन बड़े फैसले हुए। पार्टी संविधान में संशोधन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। जो सदस्य बनेंगे उन्हें पार्टी अध्यक्ष खड़गे मनोनीत करेंगे। पार्टी अध्यक्ष को नियुक्ति के संबंध में अधिकार देना है। वहीं स्टीयरिंग कमेटी से चुनाव पर असर होगा। तो ये तमाम बड़ी चीजें जो पहले दिन हुई, दूसरे दिन आज इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा हो सकती है। तो रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है इसका। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत आएंगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा है। भारत आएंगे ओलाफ शोल्ज। जर्मनी के चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे ओलाफ शोल्ज। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी और कारोबार और नई प्रौद्योगिकी, जो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ एक बड़ा अहम मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है, जिसको कल 1 साल पूरे हो गए हैं। जी हां, तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके संबंध और मजबूत किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। साथ ही साथ रूस यूक्रेन का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच, जैसा कि आप जानते हैं, 1 साल पूरा हो गया है रूस और यूक्रेन के युद्ध को। तमाम कोशिशें की जा रही हैं युद्ध विराम कराया जाए, लेकिन अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हो गया है। आईपी सूचकांक में भारत को 55 देशों में मिला है 42वां स्थान। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। आईपी सूचकांक में भारत को 55 देशों में 42वां स्थान मिला है। पिछले साल 43वें स्थान पर था भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले साल 43वें स्थान पर भारत था। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हो गया है। भारत अब 42वें स्थान पर आ गया है। पहले भारत 43वें स्थान पर था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। मुजफ्फरपुर में सुशील मोदी ने महागठबंधन के पुण्य रैली पर कहा कि महागठबंधन के एकजुट होने से क्या होगा, हम अकेले तैयार हैं और कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस रैली में नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जब सोनिया से मिलने गए तो उन्हें 5 मिनट में ही सोनिया गांधी ने निपटा दिया।
चौतरफा संकटों से घिरे पाकिस्तान को लेकर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने विचार रखते हुए न्यूज इंडिया के संवाददाता गौरव मिश्रा से खास बातचीत की। महाराज जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर आप आए और एक OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, ये किस तरीके से लोगों के बीच में प्रसारित होगा और किन उद्देश्यों के तहत ये काम करें? देखिए, आप लोगों ने पहले ही हमसे सुन रखा है कि फिल्म के माध्यम से मनोरंजन जगत के लोग अपसंस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे दृश्य, ऐसे संवाद दिखा रहे हैं जिससे भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म का उपहास हो रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ धर्म सेंसर बोर्ड बना करके खड़े हो रहे हैं। एक और बयान आया है, खास करके पाकिस्तान में जिस तरीके से पूरी क्राइसिस है, संघ की तरफ से एक बयान दिया गया है, कहा गया है कि कुछ आटा, गेहूं, कुछ टन अनाज जो है वो पाकिस्तान को भेज देना चाहिए। RSS के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि इतनी बड़ी क्राइसिस है, लोग परेशानी में हैं, उनकी मदद तो की जानी चाहिए, लेकिन जिन शब्दों में कहा गया कि कुछ टन भेज देना चाहिए, तो एक तरह से ये उनकी परिस्थिति का उपहास है, व्यंग्य है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे व्यंग्य किसी समर्थ संस्था, व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या किसी के ऊपर भी कभी भी आ सकती है। कोई गर्व नहीं पालन करना चाहिए अपने मन में कि हमको कभी समस्या आएगी ही नहीं, इसलिए किसी के ऊपर जब वो विपत्तिग्रस्त हो, व्यंग नहीं करना चाहिए। आपका मत है इसमें कि पाकिस्तान की मदद के लिए भारत को आगे आना चाहिए? भाई, भारत सदा पाकिस्तान या किसी और देश में जब भी समस्या आती है, भारत आगे बढ़ कर के मदद करता है। केवल पाकिस्तान को जाने कितनी मदद अभी तक कर चुका है, जब से नरेंद्र मोदी जी, जिनको पाकिस्तान अपना दुश्मन समझता है, जब से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी बार उन्होंने मदद कर दी। कोरोना के समय में कितना वैक्सीन भेजा, क्या क्या नहीं किया। तो हम तो उनकी मदद करते ही हैं, करना ही चाहिए, वो हमारा स्वभाव है, हमारे लिए वो सही है। हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन ये जो इस तरह का व्यंग्य वाक्य बोलना, ये थोड़ा चुभ जाता है, अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन KD के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बढ़ते आगे, वही बेंगलुरु में G7 ग्रुप के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकर्स के गवर्नर्स की भी मीटिंग हुई। इस बैठक में जापान के वित्त मंत्री सुजुकी और जापान के बैंक ऑफ गवर्नर कुरोडा शामिल हुए। इस बैठक में ग्रुप ऑफ 7 के वित्त मंत्रियों ने यूक्रेन की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की घोषणा की और IMF से मार्च तक देश को एक नया वित्तीय पैकेज देने की भी अपील की, जिससे कि रूसी आक्रमण के प्रभाव से निपटने में यूक्रेन को मदद मिल सके।個人消費の緩やかな増加を背景に持ち直しているということをご説明します。 हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने CM मनोहर लाल सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है। इसके साथ ही अनिल विज ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने जाने क्यों पंजाब में शांति नहीं होने देना चाहती है। पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने कभी विकसित हिंदुस्तान बनाने के बारे में नहीं सोचा। जो देश हमारे से बाद आज़ाद हुए वो भी विकसित देश हो गए, लेकिन हम अभी तक विकासशील देश हैं। हमें आज भी भौतिक समस्याएं जो हैं उनसे जूझना पड़ रहा है, परंतु अब आदरणीय मोदी जी के दर्शन से सरकारों ने बजट को परिवर्तन किया। विकास का पैसा हर धमनी में जाए, धमनी के अंतिम
कोने तक जाए, ताकि सारा प्रदेश विकसित हो। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने बजट में चिंता दिखाई है हर क्षेत्र के लिए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने अंबाला कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से शास्त्री कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी अंबाला कैंट पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना। बता दें कि दुष्यंत ने हरियाणा बजट की भी जमकर तारीफ की। वहीं इनेलो कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां पास आती हैं और दूर होती हैं, बाकी समय ही बताएगा। पीछे विज साहब की सर्जरी हुई थी, उनका हालचाल पूछने, और यही है ऊपर वाला उनको ऐसे तंदुरुस्त करके हमारे बीच में फुल एनर्जी के साथ जन्म भेजे। बेहतरीन बजट है, प्रत्येक वर्ग को बजट में सरकार ने छुआ है, और एलोकेशंस जो डिपार्टमेंट वाइज हुई है वो पहले से भी उसकी 11% की वृद्धि है। मैं मानता हूँ जो चौमुखी विकास हरियाणा का हमारी सरकार चाह रही थी उसको हम अचीव करें। अगली बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज से अतीक अहमद के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम अब पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, जहां अतीक अहमद के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ कर रही है एसटीएफ की टीम। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में यह पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का यह मामला है। गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पे कि एक ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनंद पर्वत इलाके के पास यह हादसा हुआ। ये ट्रक एमसीडी का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, 3 की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पे कि भीषण हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एमसीडी का यह ट्रक बताया जा रहा है। तो दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। अलवर से बीजेपी सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाया है। बालकनाथ ने जुनैद नासिर हत्या मामले को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार हिंदू संगठनों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ ने यह भी कहा कि राजस्थान में मौजूद सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा बालकनाथ और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आप राजस्थान का एक बार 4-4.5 साल का इतिहास खंगालें कि राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में हो क्या रहा है। आए दिन मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री भेज देता हूँ। आए दिन लूट की घटनाएं होती हैं, आए दिन लोगों को सरेआम धमकी दी जाती हैं, आए दिन गैंगवार होती हैं राजस्थान में, आए दिन निर्दोष लोगों को मारा जाता है वसूली करने के माध्यम से, कि वसूली की धमकी दी जाती है, अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसको मार दिया जाता है। आज की भी घटनाएं हैं, कल की भी घटनाएं हैं, परसों की भी घटनाएं हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपराधिकरण को राजस्थान सरकार ने एक प्रोत्साहन दिया है, जिस प्रकार की स्थिति में आज राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार जो भी ये राजस्थान सरकार के समर्थित लोग हैं, जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो वैसे लोग हैं जिनका भी समर्थन है, उनके चंगुल में राजस्थान सरकार है। वहाँ पर एक मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान में 100 मुख्यमंत्री हैं।
यूपी के वाराणसी में ऑपरेशन दोस्ती के सफलता के बाद एनडीआरएफ की टीम वापस हिंदुस्तान लौटी। वहीं तुर्की से लौटी एनडीआरएफ 11 बटालियन की जोशो खरोश के साथ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु और कमिश्नर कौशल राज वर्मा ने स्वागत किया। साथ ही एनडीआरएफ कैंप में भारत माता की जय के नारे भी जमकर गूंजे। तो एनडीआरएफ कैंप में भारत माता की जय के नारे गूंजे। ऑपरेशन दोस्ती के बाद वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ 11 बटालियन का जोरदार स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, फूल मालाएं पहनाई गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड को भी सम्मानित किया गया। तेलंगाना में केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में केसीआर सरकार की असफलताओं को जनता के सामने रखना है। इसी कड़ी में बीजेपी के तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग ने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार के रवैये से खुश नहीं है। जनसभाओं में लोगों की भागीदारी देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हमने 11,000 सभाओं की योजना बनाई है और आज मैं रिपोर्ट ले रहा था 5,000 से ज्यादा सभाएं केसीआर के खिलाफ हमारी पार्टी ने की हैं, 5,000। और अगले 5-6 दिन में हम 11,000 का टारगेट पूरा करने वाले हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जंप है कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनके खिलाफ सुनने के लिए आ रहे हैं और ये एक केसीआर की सरकार की जो ताबूत है, ये 11,000 सभाएं ये केसीआर की सरकार के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। तेलंगाना की जनता को केसीआर के सहारे नहीं छोड़ सकते, उनके कुशासन के सहारे नहीं छोड़ सकते। इसलिए तेलंगाना की जनता को इस भ्रष्टाचारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, वंशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, इस अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हम एक बूथ से लेकर ऊपर तक पार्टी को संगठित भी कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। TRS/BRS का जाने का समय आ चुका है। अगले 3-4 महीने केसीआर साहब के लिए वाटरलू साबित होंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।